एक इंसान दो जन्मों की सजा। क्या आपने कभी सुना है कि किसी अदालत ने एक ही इंसान को दो दो आजीवन कारावास की सजा सुनाई हो? एक ऐसी सजा जिसका मतलब था कि जब तक शरीर में आखिरी सांस बाकी है तब तक लोहे की सलाखें और काला पानी का वो खौफनाक सन्नाटा। जी हां, हम बात कर रहे हैं भारतीय इतिहास के सबसे चर्चित, सबसे विवादित और क्रांतिकारी विचार कदमों के नायक विनायक दामोदर सावरकर की, जिन्हें ब्रिटिश हुकूमत ने साल 1911 में एक के बाद एक दो दो उम्र कैद की क्रूर सजा सुनाई। लेकिन उस 28 साल के नौजवान ने अदालत की जज की आंखों में आंखें डालकर मुस्कुराते हुए कहा था, क्या आपका ब्रिटिश साम्राज्य मेरी सजा खत्म होने तक टिक भी पाएगा? आखिर क्या था नासिक का वो वाक्या जिसने लंदन से लेकर दिल्ली तक ब्रिटिश हुकूमत की नींव हिला दी? अंडमान की उस काल कोठरी में सावरकर ने कैसे बिना कागज पेन के जेल की दीवारों पर इतिहास लिख दिया, और कैसे वो दो जन्मों की सजा काटने के बाद भी जेल से बाहर आए? आज गांव गांव न्यूज की इस खास वीडियो में हम इतिहास के पन्नों को पलटेंगे और जानेंगे दोहरे आजीवन कारावास की पूरी इनसाइड स्टोरी। वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिए क्योंकि इतिहास का यह पन्ना बेहद दिलचस्प है। विनायक दामोदर सावरकर, जिन्हें वीर सावरकर भी कहा जाता है, को मिली दोहरी आजीवन कारावास की सजा उनका अंडमान जेल में बीता समय और वहां से उनकी रिहाई का पूरा घटनाक्रम भारतीय इतिहास के सबसे चर्चित और विवादित अध्यायों में से एक है। इसे हम सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं सजा क्यों हुई। सावरकर पर ब्रिटिश सरकार ने राजद्रोह और सरकार के विरुद्ध युद्ध छेड़ने के साजिश रचने के आरोप लगाए। उन पर मुख्य रूप से दो अलग अलग मुकदमे चले। पहला मुकदमा नासिक साजिश केस। नासिक के जिला मजिस्ट्रेट AMT जैक्सन की क्रांतिकारियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। ब्रिटिश सरकार का आरोप था कि लंदन में रहते हुए सावरकर ने भारत में हथियारों की तस्करी की और क्रांतिकारियों को उकसाया। दूसरा मुकदमा उन पर ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ युद्ध छेड़ने, क्रांतिकारी भाषण देने और देशद्रोही साहित्य लिखने का आरोप था। फैसला कब सुनाया गया? लंदन में गिरफ्तारी और फिर भारत लाए जाने के बाद बॉम्बे के विशेष न्यायाधिकरण ने उन पर मुकदमा चलाया। पहला फैसला 23 दिसंबर 1910 को नासिक मामले में उन्हें पहली बार 25 साल के काले पानी यानी आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई और उसके बाद सारी संपत्ति जब्त कर ली गई। दूसरा फैसला ठीक एक माह बाद 30 जनवरी 1911 को दूसरे मुकदमे में उन्हें फिर से 25 साल के काले पानी की सजा सुनाई गई। अदालत ने आदेश दिया कि ये दोनों सजाएं एक के बाद एक कंसेक्यूटिव चलेगी, जिसकी कुल सजा 50 वर्ष हो गई। अगर उनकी उम्र 28 वर्ष में सजा के 50 वर्ष जोड़ दिए जाएं तो 78 वर्षों के बाद रिहाई होगी। 4 जुलाई 1911 को सावरकर को अंडमान के कुख्यात सेलुलर जेल काला पानी ले जाया गया। वहां उन्हें कैदी नंबर 32,778 दिया गया। जेल का माहौल और यातनाएं बेहद क्रूर थी। सावरकर और अन्य राजनीतिक कैदियों से कोल्हू चलवाकर रोज 30 पाउंड नारियल का तेल निकलवाया जाता था। ऐसा न करने पर कोड़े बरसाए जाते थे। उन्हें कई महीनों तक तीसरी मंजिल की एक छोटी सी कोठरी जो 7 गुने 10 फीट की थी में अकेले बंद रखा गया ताकि वे किसी अन्य कैदी से बात न कर सके। शौच और भोजन को लेकर बेहद अमानवीय नियम थे। लिखने के लिए कागज पेन नहीं दिया जाता था, इसलिए सावरकर ने जेल की दीवारों पर कीलों और कांटों के सहारे हजारों कविताएं लिखी और उन्हें याद किया। सावरकर को अंडमान की जेल से सीधे रिहा नहीं किया गया, बल्कि एक लंबी कानूनी और राजनीतिक प्रक्रिया थी। जेल में रहने के दौरान सावरकर ने 1911 से 1920 के बीच ब्रिटिश सरकार को कई पिटीशन लिखे, जिसको लेकर सावरकर के समर्थकों का तर्क है कि यह एक राजनीतिक कैदी और कानूनी अधिकार था और वे जेल के बाहर निकलकर देश के भीतर रहकर काम करना चाहते थे।
वही आलोचक इसे ब्रिटिश सरकार के सामने आत्मसमर्पण का माफीनामा मानते हैं। पहले विश्व युद्ध के बाद ब्रिटिश सरकार ने एक सामान्य माफीनामा नीति अपनाई। साथ में भारत में बिट्टू भाई पटेल, महात्मा गांधी और बाल गंगाधर तिलक जैसे नेताओं ने भी सावरकर बंधुओं की रिहाई की मांग उठाई। इसके परिणाम स्वरूप मई 1921 में सावरकर को अंडमान से वापस भारत, अलीपुर और फिर यादवारा जेल में स्थानांतरित कर दिया गया। 6 जनवरी 1924 को उन्हें यादवारा जेल, जो पुणे में है, से इस शर्त पर रिहा किया गया कि वे महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले से बाहर नहीं जाएंगे। वे अपने 5 वर्षों तक किसी भी राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा नहीं लेंगे। इस पाबंदी को बाद में सरकार द्वारा बढ़ाया जाता रहा। रत्नागिरी में नजरबंदी के दौरान उन्होंने छुआछूत के खिलाफ, जाति प्रथा उन्मूलन और समाज सुधार के कई काम किए। 10 मई 1937 को प्रांतीय सरकारों के गठन के बाद उन पर से सभी पाबंदियों को पूरी तरह हटा ली गई और वो पूरी तरह स्वतंत्र हुए। तो दोस्तों, ये थी दोहरे आजीवन कारावास की वो इनसाइड स्टोरी जिसने इतिहास के पन्नों में वीर सावरकर का नाम हमेशा के लिए दर्ज कर दिया। आज भी उनके इस सफर को लेकर इतिहासकार और राजनेता दो गुटों में बटे नजर आते हैं। सावरकर ने पूरे संघर्ष और उनकी रणनीतियों को आप किस नजर से देखते हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी दूसरे मुद्दे पर दूसरे दिन। तब तक हमें दी इजाजत। नमस्कार।